नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में दरअसल आज हम बात करेंगे ईरान की इजराइल को खुली धमकी के बारे में। दरअसल हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों के गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। इजराइल की बमबारी से गाजा तहस नहस हो गया है। वहीं अब इस जंग में ईरान कूदता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमीर ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि बमबारी तुरंत रुकनी चाहिए, नहीं तो इजराइल को मोर्चे पर युद्ध झेलना पड़ सकता है। मतलब ईरान ने साफ तौर पर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। अगर इजराइल बमबारी नहीं रोकता है तो इसके खतरनाक नतीजे सामने होंगे। मतलब इजराइल के खिलाफ सीरिया और लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले किए जाएंगे। आज हम सवाल जवाब तलाशेंगे कि क्या ईरान अब इस जंग में कूदने वाला है या फिर इजराइल ईरान से डरकर बमबारी रोक देगा। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालें। ईरान करेगा इजराइल पर हमला। ईरान ने दी इजराइल को खुली धमकी, रोक दो गाजा पर बमबारी, नहीं तो अंजाम होगा खौफनाक। इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी है। इसे लेकर अब ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चे पर युद्ध शुरू हो सकता है। मतलब सीधा सीधा ईरान ने इजराइल को चिताया है। दरअसल कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर भीषण हमला कर दिया था। हमास ने पहले इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे, फिर उसके लड़ाकों ने इजरायली इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया। इन हमलों में अब तक इजराइल में 1200 लोगों की मौत हो गई है। उधर इजराइल भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली, पानी, ईंधन और खाने की सप्लाई रोक दी। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक से 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमीर देर शाम बेरूत पहुंचे। यहाँ उनका स्वागत लेबनानी अधिकारियों के साथ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गाजा पर जारी आक्रामकता, युद्ध, अपराधों और घेराबंदी की वजह से अन्य मोर्चे खुलने की संभावना है। अमीर ने कहा कि अगर गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रही तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमीर इराक दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ बैठक की। इसके बाद भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। दरअसल इजराइल पर हमास के हमले में ईरान की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ईरान ने ही हमास को फंड दिया और हथियार मुहैया कराए। हालांकि हमास के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि हमले की योजना बनाने में ईरान सीधे तौर पर शामिल था या उसने इसे हरी झंडी दी थी। अब देखना होगा कि ईरान की इस धमकी को इजराइल किस रूप में लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हाँ, तो दरअसल हमास के हमले के बाद अब इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों की गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। इजराइल की बमबारी से गाजा तहस नहस हो गया है। वहीं अब जंग में ईरान कूदता हुआ नजर आ रहा है और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमीर ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि बमबारी तुरंत रुकनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि ईरान जो है वो अब इजराइल को किस तरह से धमकी दे रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। इस विषय पर
आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश दुबे जी हैं, पूर्व राजनयिक है। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि एक तरफ अमेरिका ईरान को चेताता है, तो ईरान अब इजराइल को कह रहा है कि तुरंत बमबारी रुकनी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो है वो बेहद गंभीर होंगे। इसे सर किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। हाँ। और एक किस्म का जो अभी इजराइल का पलटवार है और जिस किस्म से अब ग्राउंड वार शुरू होने जा रही है, अभी तक तो एरियल बम्बार्डिंग और ये सब तमाम चीजें थी, लेकिन अब ये है कि जमीन पर जब लड़ाई होगी और इजराइल अपील कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन से कि आप इसको खाली करवाइए, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हमारे लिए मुश्किल है, हम ऐसे नहीं खाली करवा सकते। मैं जो देख रहा हूँ कि एक जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी होने जा रही है और उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट होगा ओवरऑल वो बहुत बुरा होने जा रहा है। एक तो उसके बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं जी। और जो वहां पर एक माहौल बन रहा था विकास का, और कह सकते हैं कि आप एक समृद्धि का माहौल बन रहा था, और लोग जो है ग्लोबलाइजेशन की जो स्ट्रीम है उससे जुड़ रहे थे, वो सारी चीजें फिर ध्वस्त होती दिख रही हैं। और फिर ऐसा लगता है कि कम से कम मिडिल ईस्ट तो खेमों में बढ़ ही गया है, और वैसे तो पूरी दुनिया ही बढ़ चुकी है। अब क्या हो रहा है कि इजराइल के पलटवार के बाद अब धीरे धीरे करके बहुत सारे मुल्कों की सिंपैथीज अब उनके लिए हो रही है जो वहां पर मारे जा रहे हैं गाजा में, क्योंकि वो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। लेकिन यही काम तो इन्होंने भी किया था इजराइल में। तो अब सवाल ये है कि ये टिक फॉर टैट रुकेगा कैसे और कब रुकेगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है यूनाइटेड नेशन, वो तो मुझे अक्षम जान पड़ती है, क्योंकि उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो परमानेंट मेंबर्स की हाल ये है कि 3 तो खुल करके खड़े हुए हैं इजराइल के साथ, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और बाकी चाइना की स्थिति आप समझ रहे हैं। चाइना ऐसे नहीं कूदना चाहता इसमें, वो चाहता है झगड़े चलते रहें और उसका व्यापार चलता रहे, लेकिन उससे भी असर आएगा। रूस की स्थिति आप समझ ही रहे हैं। तो यही तो 5 हैं, और इन 5 की स्थितियां ये है कि 3 साथ में हैं, 2 ऐसे इस तरह फंसे हुए हैं। तो इसमें ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि पूरी लड़ाई किधर जाएगी और कौन रोकेगा इसको, क्योंकि जब हम 1 साल से ऊपर हो गए, 1.5 साल होने को आ रहे हैं, जब हम रशिया यूक्रेन वार को नहीं कंट्रोल कर पाए, उसको नहीं रोक पाए, तो ये जो पोलराइज होती दुनिया है और ये जो जंगजू वाली बातें हो रही हैं, ईरान ने धमकी दे दिया कि एक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब ये प्रेशर जो है वाकई में उसको अमली जामाओं पहना दें और लड़ाई उधर भी उस फ्रंट पे भी शुरू हो जाए इजराइल को प्रेशराइज करने के लिए कि इजराइल रुक जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल इस बार रुकने वाला नहीं है। तो इस बात को समझना होगा, और इसमें हमारी समझ से जिस मुल्क से सबसे ज्यादा उम्मीद रही है कि अमेरिका को कुछ करना चाहिए था, लेकिन अमेरिका डिफेंसिव हो गया, क्योंकि अटैक हमास ने किया है। पिछली बार जो 2021 की लड़ाई थी, 11 दिनों बाद जो सीज फायर हुआ था, उसको राष्ट्रपति बाइडेन ने ही करवाया था। उन्होंने ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी से मिल करके और एक रास्ता निकाल करके फिर खुद यात्रा किया उन्होंने, और सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो तब जाके इजराइल ने सीज फायर किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब कोई ऐसा हमको कम से कम अभी नहीं दिख रहा है इस जंक्चर पर। ठीक है, कहीं रुकता हुआ अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र भी दिनेश जी कर रहे थे, देखिए हमास ने अटैक किया और हमास के खिलाफ ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब अफगानिस्तान के सिविलियंस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या, और इसका जो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है
ये सिंपैथी मैसेज जा रहा है और यही वजह है कि अब पूरा जो विश्व है वो दो खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, यदि पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया तो आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। और आतंकी तो यही चाहते ही थे कि ये हमला करके पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया जाए। और जो नॉर्मलाइजेशन चल रहा था की प्रक्रिया थी, संवाद की प्रक्रिया थी, शांति की प्रक्रिया थी, उसको तोड़ा जाए। और यदि ऐसा हो जाता है तो आतंकी तो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, इस बात को हमें समझना होगा। और इसी वजह से इस बात की बेहद आवश्यकता है कि इन आतंकियों के ऊपर जो है विजय हासिल की जाए। ये अपने आतंकी मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, ये राष्ट्रों को जो लड़ाने की साजिश कर रहे हैं उसमें कामयाब ना होने पाए, इसके ऊपर ही विशेष रूप से फोकस होना चाहिए। और इनके आतंकियों के खिलाफ तो जो मिलिट्री एक्शन, काइनेटिक एक्शन जो चल रहा है वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ इनके जो मंसूबे हैं राष्ट्रों को लड़ाने के, वो कामयाब ना हो, इसको भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जैसा कि रियलिटीज दिख रही हैं, रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, कि अनेक राष्ट्र इस पूरे नैरेटिव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसको जो है इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये इजराइल फिलिस्तीन का भी की लड़ाई शुरू हो गई हो, या अरब और मुस्लिम वर्ल्ड की लड़ाई शुरू हो गई हो। तो इस तरीके के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि लगातार जो है इस तरीके की सोच को, आतंकी सोच को सपोर्ट करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और इसी वजह से इस बात को लेकर के, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अभी आप देखिए तो सोशल मीडिया का जो एक ट्विटर जो पहले कहा जाता था, अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, उसके जो इस समय के ओनर हैं ये एलन मस्क, उनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया था कि वहां पर जितने भी इस तरीके के घृणा पैदा करने वाले, हिंसा को दिखाने वाले, फेक न्यूज वाले जो वीडियोस हैं आप तुरंत हटा लीजिए। और जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनेक ऐसे वीडियोस को हटाने का काम किया है। इसी तरीके से अनेक ऐसे जो विश्व में जो राष्ट्र हैं जो पूरी दुनिया को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसे जो राष्ट्र हैं जो कि पूरी स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत ही क्लियर वार्निंग दी है कि यदि ईरान जैसा राष्ट्र या हिजबुल्लाह या कोई अन्य राष्ट्र अगर इसमें अपने हाथ को डालने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि वो अपने लिए बड़ी खतरे पैदा करेंगे। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पूरी स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे बड़े वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात कर रखा है। और पूरी दुनिया के लिए भी आवश्यक है कि ये जो आतंकी हैं ये अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, चाहे वो हिंसा के मंसूबे हों, चाहे वो राष्ट्रों को बांटने के मंसूबे हों, सभ्यताओं को बांटने के मंसूबे हों, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध रुकना नहीं चाहिए किसी भी आधार पर। आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन क्या अभी जो अफगानिस्तान के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो वाकई जो देश है जो अफगानिस्तान के साथ है, वो अफगानिस्तान के साथ है या फिर हमास के साथ है? दिनेश दुबे जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया जा रहा था, देखिए संजीव जी ने भी बहुत बेहतर तरीके से समझाने और बताने की कोशिश की। सर ये बताइए, ये जो एकजुट हो रहे हैं देश, ये दरअसल सिंपैथी फैक्टर अफगानिस्तानियों के लिए है या फिर ये कहा जाए कि हमास के लिए ये सिंपैथी फैक्टर है, जिस वजह से अफगानिस्तान के साथ या हमास के साथ आते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, देश आते हुए दिखाई दे रहे हैं? दरअसल सिंपैथी अब फिलिस्तीनियों और हमास में जो ये थोड़ा बहुत जो पर्दा था वो भी तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि हमास चेहरा बन चुका है फिलिस्तीन का और उसको चेहरा बनने दिया गया। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है। तो अब क्या है कि अगर आप सिंपैथाइज करते हैं फिलिस्तीनियन काज से और हमास का विरोध करते हैं तो ये संभव नहीं है। अब आप अगर सिंपैथाइज करेंगे फिलिस्तीनियन काज से तो इसका मतलब ये है कि आप हमास की आतंकवादी गतिविधियों को और उसकी कार्रवाइयों को आप उससे सहमत हो रहे हैं और कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि उसने जो किया सही किया। तो इसलिए जो है ये पशुपेश की स्थिति है। और वो अब दोनों फिलिस्तीन हो या हमास हो या जैसे हम कहते हैं वहाँ हिजबुल्लाह लेबनान में, तो अब उसको कहते तो जो फेस बनने की बात है। जैसे आप अभी अफगानिस्तान की बात करें, तालिबान वहाँ का फेस है, तालिबान वहाँ की हुकूमत है, आपको उनसे डायलॉग करना ही पड़ेगा।
और अगर आप तालिबान से नफरत करते हैं तो अफगानिस्तान से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो ये कहना पड़ेगा कि या तो वहाँ रिजीम चेंज हो और कोई न कोई रास्ता निकले। अब वो फिलिस्तीनियन जो है महमूद अब्बास साहब अब जाकर के उन्होंने रिएक्ट किया है, ये जब काफी बैलेंस रिएक्शन है उनका कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और जबरदस्त तबाही मचने जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पूरी दुनिया को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब हमला हमास कर रहा था तो उनके पीछे अगर आपकी ताकत नहीं है और अगर हमास ईरान से गाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा फिलिस्तीन का मसला ईरान तक महदूद है। तो इसको और मुल्कों को क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए? तो जो ट्रेडिशनल एक सपोर्ट सिस्टम था उनकी बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन ही नहीं दिया, वो एक स्टैंड ले सकते हैं। जैसे हमारे साउथ एशिया में इंडिया का सपोर्ट है, नेपाल का सपोर्ट है, श्रीलंका का सपोर्ट है इजराइल को, क्योंकि ये सब सफर कर चुके हैं आतंकवादी गतिविधियों से। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव इन तक ने जो है इजराइल का विरोध किया है। तो इजराइल और उसका मसला नहीं है, सवाल ये है जैसा संजीव जी अभी कह रहे थे, सवाल है आतंकवाद का। और अभी तक 9/11 के बाद आज सोचिए कोई 22 साल हो गए और 22 सालों में कोई कंसर्टेड एफर्ट, कलेक्टिव कोई एफर्ट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हुआ कि जो चेहरे हैं या जो फील्ड में जो एक्टिव हैं, टेररिस्ट जो एक्टिव हैं या जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे आप डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं बनी। और उसके लिए सारे मुल्कों को एक होकर के प्लानिंग करनी चाहिए थी। और इस सब हैं जो डेमोक्रेसीज हैं उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी थी, क्योंकि आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसीज को होता है। तो इसलिए जो अभी के हालात हैं, इन हालात में मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी सपोर्ट इस समय अगर फिलिस्तीनी काज के लिए अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो हमारी समझ से आप कहीं कहीं हमास का समर्थन कर रहे हैं और वो दोनों अलग नहीं हैं। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसको रोकने का कोई न कोई प्रयास किया जाना चाहिए। कौन करेगा? क्योंकि जैसे मैं पहले मतलब सर यही कहा जाए कि अगर हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, या भारत आतंकवाद का विरोध कर रहा है या हमास का विरोध कर रहा है, तो फिलिस्तीन का विरोध कर रहा है। हाँ, हमास का अगर विरोध कर रहा है, अभी तक तो हमने कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन हमारे लिए दिक्कत आएगी जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब बढ़ेगी तब हमको कहीं न कहीं फाइन ट्यून करना पड़ेगा अपने स्टैंड को और एक करना पड़ेगा जी के साथ हैं। लेकिन हम हमास का विरोध करते हैं और ऐसे आतंकवादी गतिविधियों का विरोध करते हैं। दोनों चीजें कहनी होगी। अभी तक जो हमारा स्टैंड दे रहा है, जो कि सडन हमले के बाद किसी का भी स्टैंड होगा कि लोग सो रहे हैं और उसमें आपने हमला कर लिया, लोगों को हाईजैक कर लिया, क्या हालत हुई औरतों की, बच्चों की इजराइल में। तो कोई न कोई तो उस समय जो रिएक्शन होगा, गट रिएक्शन यही होगा कि साहब ये रोका जाना चाहिए, गलत है, एंड वी कंडेम इट। दैट इज व्हाट वी डिड। इंडिया ने वही काम किया। भारत ने जो अभी तक स्टैंड लिया है बहुत ही माकूल और बहुत सही है, लेकिन ये सबसे इसको रोकने। सर आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मैं संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी एक छोटा सा आंसर आप दीजिएगा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, अभी तक जो भारत की तरफ से स्टैंड लिया गया, और दूसरी बात ये कि भारत पर इस युद्ध का किस तरह का असर पड़ रहा है। देखिए, भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है और भारत का स्टैंड ये है कि ये जो लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध है। और हमास के बारे में मैं एक बात यहाँ पे संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगा कि जो हमास है ये गाजा के लोगों के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है। 2007 के बाद से, जब से उनका जो ये शासन शुरू हुआ है, उसके बाद से इलेक्शन वहाँ नहीं कराए गए। और जब 2006 में जो इलेक्शन हुए थे गाजा में, तो उस समय वो फतह पार्टी के साथ भी इनका खूनी संघर्ष हुआ था। जो फतह पार्टी अभी
वेस्ट बैंक में शासन करती है, और उसको उन्होंने वहां से खदेड़ दिया था। और उसके बाद उनका जो एक शासन है, जो आतंकी जो चरित्र वाला जो शासन है, वो लगातार जारी है। तो जो गाजा के लोग स्वयं से ही हमास से बहुत ही व्यथित हैं, और उनका जो एक क्रूर शासन है वहाँ पे चल रहा है। और जाहिर है कि हमास जैसा आतंकी संगठन जिसने कि इतना बर्बर हमला कर दिया है, उसके बाद तो ये बिल्कुल भी इजराइल के लिए स्वीकार्य नहीं होगा कि वो हमास के साथ कोई किसी तरह की कोई वर्किंग रिलेशनशिप रखे। जाहिर है कि इजराइल इस हमले के बाद हमास के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इसके दूरगामी परिणाम की जहां तक बात है तो आतंकवाद के ऊपर विजय हासिल की जानी चाहिए। आतंकवाद की इस लड़ाई में राष्ट्रों को साथ में आना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान में रखना होगा कि गाजा के जो सिविलियन जो लोग हैं वो जो है उनको कोलेट्रल डैमेज कम से कम हो। ये जो लड़ाई है इजराइल फिलिस्तीन के बीच की न बन जाए। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना होगा और इस बात को समझना होगा सभी देशों को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।